Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Muskan. In this video, we are going to discuss about Indian map part 5. पिछले दिन हमने कंप्लीट किया था महाराष्ट्र को। हमने महाराष्ट्र के कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को देखा था और कुछ इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जो महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है और साथ में कुछ जियोपॉलिटिक्स मैटर्स को भी हमने कवर किया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्नाटक के साथ। हम कर्नाटक में हम देखेंगे कर्नाटक को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, कर्नाटक जो सेंट्रल प्लेटू में सिचुएटेड है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे और साथ में एंग्लो मैसूर वार जो था फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको भी कवर करेंगे और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे और साथ ही में हम और कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को देखेंगे जो कर्नाटका में सिचुएटेड है। कर्नाटक का एंशियंट नेम या फिर हम बोल सकते हैं पुराना नाम मैसूर है। जो सबसे फेमस नाम है वो मैसूर है। ऐसे और भी बहुत सारे नामों से प्रचलित है और साथ में इसका फिजिकल नाम सेंट्रल प्लेटू से डिसाइडेड है, इसीलिए धारावार इसका फिजिकल नेम है। कर्नाटक को स्टेटहुड का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला और कर्नाटक क्लासिफाइड है। कर्नाटक इज क्लासिफाइड फिजिकली इन 4 डिवीज़न: सेंट्रल प्लेटू ऑफ कर्नाटक, नॉर्थर्न प्लेटू, सदर्न प्लेटू एंड कोस्टल प्लेटू ऑफ कर्नाटक। ये चारों डिवीज़न में ये बटा हुआ है, सेंट्रल प्लेटू, नॉर्दर्न प्लेटू, सदर्न प्लेटू एंड कोस्टल प्लेटू ऑफ कर्नाटक। ये चारों पार्ट में कर्नाटक को डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे कर्नाटक में जो फेमस वार था एंग्लो मैसूर वार, उसके बारे में जानेंगे। नाम से ही पता चल रहा है मैसूर, तो हम सबसे पहले मैसूर का लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा कर्नाटक के मैप में मैसूर का लोकेशन। यही मैसूर में जो किंग था वो था हैदर अली और ब्रिटेन का तब ये डॉक्टरी लैब्स वाला पॉलिसी चल रहा था कि राजा को हटा के और सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हो जाना चाहिए। तो ब्रिटेन वाले सोचे कि हैदर अली यहाँ पे अपना पावर ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब उसका जो एम्पायर था वो एक्सपेंड हो रहा था। इसके कारण ब्रिटेन को डर लगा और उसने सोचा कि हैदर अली को अब हटा के और मैसूर को अपने अंडर लेना है। अगर मैसूर को अगर अपने अंडर में ले सकता है तो पूरा साउथ इंड जगह पे वो अपना कब्जा जमा सकता है, अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर सकता है। तो मैसूर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का। तो हैदर अली वहाँ का किंग था और नो डाउट हर एक बुक में, हर एक नॉवेल्स वगैरह में भी हैदर अली के बारे में अच्छा ही लिखा हुआ था। एक्चुअली वो मुस्लिम शासक था बट उसका जो शासन करने का तरीका था उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था। वो दोनों को इक्वली लेता था, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, ये सब हैदर अली इक्वली लेता था। इनफैक्ट टीपू सुल्तान भी उसी रास्ते पे था। हैदर अली का पॉपुलैरिटी देख के, साथ में उसका एक्सपेंड करने का तरीका देख के, उसके फौज का ताकत देख के ब्रिटेन को लगा कि अगर हम इसको जल्दी से हैदर अली पे कंट्रोल ना पा ले या मैसूर पे हम कंट्रोल ना पा ले तब तक हम पूरे साउथ में एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। अगर साउथ को जीतना है तो हैदर अली को हमें हराना पड़ेगा। तो हैदर अली से लड़ने के टाइम पे जो वार था उसका नाम था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जो कि हुआ था 1767 में। पर इसमें फॉर्चुनेटली हैदर अली जीत गया और ब्रिटेन हार गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में ब्रिटेन भी उतरा था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से ही सब कुछ जो भी प्रॉफिट होता था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट लेती थी। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट भी ये सोचा था कि हैदर अली अगर हारा तो पूरे साउथ में, पूरे साउथर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में उसका कब्जा हो जाएगा। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, पर वो हार गए और हैदर अली उसमें जीत गया। और उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुआ वो मद्रास ट्रीटी था, मतलब मद्रास का एक जगह जो ब्रिटेन के अंडर पे था वो फिर बाद में हैदर अली उस पर भी कब्जा करता है। और ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 के बाद मद्रास ट्रीटी साइन होता है जिसमें हैदर अली मद्रास पे भी कब्जा जमा लेता है। फिर सेकेंड मैसूर वार में क्या होता है कि अब ब्रिटेन को ठीक उसके कुछ ही सालों बाद अब ब्रिटेन चाहता था कि नहीं, फिर से हम एक बार और अच्छी तरीके से, हैदर अली के फौज का पता उनको अच्छी तरीके से चल गया था कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो वो फिर से हैदर अली पे अटैक करते हैं और वो वार का नाम रहता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जो कि लगभग 4 साल तक चला था। 1780 टू 1784 तक वो चला था। और तो हैदर अली के मरने के बाद उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान वो गद्दी पे बैठता है, मैसूर के गद्दी पे बैठता है। क्योंकि हैदर अली के हारने के बाद मैंगलो ट्रीटी साइन होता है, उसमें ब्रिटेन पूरा मैंगलो ले लेता है पर मैसूर नहीं ले पाता है। तब भी, मतलब हारने के बाद भी, जीतने के बाद भी, ब्रिटेन जीतने के बाद भी वो मैसूर पे कब्जा नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे टीपू सुल्तान रहता है। और हैदर अली से भी ज़्यादा ताकतवर उसका बेटा रहता है टीपू सुल्तान, और जनता भी उससे खुश रहती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है हिस्ट्री में कि कोई राजा अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी,
औरंगजेब, बहुत उनका जो ताकत था वो बहुत ज़्यादा था, उनका एक्सपेंड करने का तरीका बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से वो एक्सपेंड कर सकते थे, पर वो बहुत कठोरता के साथ अपने जनता के साथ पेश आते थे। अगर वो किसी एक जाति विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं तो वो बस वही जाति के लिए करते थे, और बाकी जो ऑपोजिट में जो जाति रहता था या रिलीजियंस रहता था उसको वो अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी से लेके औरंगजेब, इनको हमने देखा, इनका एक्सपेंड करने का तरीका अच्छा था, पर ये अपने जनता के साथ उतने अच्छी तरीके से मतलब बिहेवियर नहीं रख पाते थे, उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। पर टीपू सुल्तान के पास ये दोनों ही क्वालिटी शामिल था, इसीलिए मेरा भी पर्सनल फेवरेट टीपू सुल्तान है, क्योंकि वो भी दोनों, कोई भी रिलीजियंस हो, इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी तक भी अपने वो एरिया में एक्सपेंड करने का उनको मौका दिए। तो टीपू सुल्तान के पास ये दोनों था, उनका लड़ने का तरीका भी बहुत अच्छा था, और साथ में वो सारे धर्म को एक समान मानते हैं। इसका तो ये एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से सुल्तान ने सबसे फर्स्ट नौसेना इंडिया में, भारत में लाया था, तो वो टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान फर्स्ट वो नेवी ऑर्गेनाइज करता है ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि वो फ्रांस के साथ था, ब्रिटेन ने फ्रांस से हेल्प मांगा था इसीलिए। और टीपू सुल्तान ने जो हिंदू धर्म में जो 4 धाम बोला जाता है कि 4 पीठ है, तो उसका फाउंडर था शंकराचार्य, 16th सेंचुरी में ही उसने फाउंड किया था, पर टीपू सुल्तान ने उसको रीऑर्गेनाइज किया था मैसूर में। वो कैसे? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदू धर्म में जो 4 पीठ है, और ये बहुत ज़्यादा मान्यता है हिंदू धर्म में, तो ये कौन कौन से पीठ है? तो सबसे पहला पीठ नॉर्थन साइड में है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ में, जिसको कहते हैं ज्योतिष पीठ। दूसरा है उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में, जिसका नाम है गोवर्धन पीठ। और तीसरा है गुजरात के द्वारका में, जिसका नाम है शारदा पीठ। और फोर्थ वन, जिसको मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान ने रीबिल्ड किया था। पहला तो शंकराचार्य ने बनाया था 16th सेंचुरी में, बट इसको रीबिल्ड बनाया था, पुनर्निर्माण करके बनाया था, वो मैसूर में बनाया था टीपू सुल्तान ने, जिसका नाम था सिंगारी पीठ। सिंगारी पीठ को उसने रीबिल्ड करके बनाया था मैसूर में। तो ये हिंदू धर्म का ये चारों पीठ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे धार्मिक से भी, धार्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है उत्तराखंड बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, दूसरा गुजरात द्वारका में शारदा पीठ, तीसरा उड़ीसा पुरी में गोवर्धन पीठ, और मैसूर में सिंगारी पीठ। ये चारों धार्मिक स्थल है हिंदुओं के 4 पीठ। तो ओवरऑल देखा जाए टीपू सुल्तान ताकतवर भी थे, वो अपने सैन्य, नौसेना, सब कुछ वो अच्छी तरीके से बिल्ट भी किए, और साथ में उनके फौज का अलग अलग, उनके टाइम पे भी इंटेलिजेंस कुछ ऑफिसर्स जैसा उन्होंने रखा था अपने पास में, कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ला सके दुश्मनों से, मतलब उनका स्ट्रैटेजी पावर बहुत ही अच्छा था। और साथ ही में उन्होंने फ्रांस से हेल्प मांगा था। नौसेना बनाने का पीछे का कारण था, नेवी बनाने का पीछे का कारण था फ्रांस। टीपू सुल्तान जानते थे कि ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी ब्रिटेन गवर्नमेंट भी उनका बहुत हेल्प कर रहा है, ब्रिटेन से और भी फौज ये ला रहे हैं इधर, इंडियन फौज तो सामने साथ में थे ही, मतलब मराठी फौज को उन्होंने अपने अंडर लिया था। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने मराठी कुछ फौजों को एकत्रित किया था कि टीपू सुल्तान को मतलब टीपू सुल्तान को हरा पाए और मैसूर में कब्जा कर पाए। और मराठी इसमें ब्रिटेन का साथ देते हैं, ये एकदम करेक्ट है कि मराठी ब्रिटेन का साथ देते हैं कि टीपू सुल्तान हार जाए। और तो टीपू सुल्तान ने हेल्प मांगा था फ्रांस से, हालांकि फ्रांस ने उसको पीछे फिर ज़्यादा हेल्प नहीं किया, पर फ्रांस थोड़ा बहुत 20% जैसा हेल्प किया, बाद में फ्रांस मुकर जाता है। इसके कारण टीपू सुल्तान हार जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान उस वक्त फ्रांस में 2 पार्टी थे, एक गरम दल और एक नरम दल, अभी भी वही है। गरम दल में थे जैकोबियन पार्टी और नरम दल में थे जिरोडिस पार्टी। तो ये जैकोबियन और जिरोडिस अभी भी मौजूद है। तो फ्रांस से टीपू सुल्तान ने जो फ्रांस वाले पार्टी से मांगा था हेल्प, वो था गरम दल जैकोबियन पार्टी। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कौन से फ्रांसीसी पार्टी से अपना मदद मांगे थे, तो वो गरम दल थे, जो कि थे जैकोबियन पार्टी, उसमें यंगस्टर बहुत ज़्यादा मौजूद थे। तो जैकोबियन पार्टी बाद में पलट जाता है। तो ये 1790 का बात है, जब एंग्लो मैसूर वार होता है। टीपू सुल्तान का बस एक ही गलती था, फ्रांस मदद नहीं भी किया, फिर भी टीपू सुल्तान वो अपना खुद का फौज उनका बहुत मजबूत था, पर एक ही गलती था कि वो अपना कुछ सीक्रेट बात अपने कुछ रिलेटिव्स, कुछ करीबी रिलेटिव्स को बता के रखे थे, और वो करीबी रिलेटिव मुकर के मराठीज के पास जाते हैं, और मराठा उस वक्त साथ दे रहे थे ब्रिटेन का, मराठा उस वक्त ब्रिटेन का साथ दे रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे थे। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन पता लगने के कारण टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे, मतलब उनका जो बेटा था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जे में ला लेती है, और ईस्ट इंडिया अभी उसका बेटे को किडनैप करके फिर उससे रिश्वत में मांगता है कि तुम हर साल हर महीने महीने मुझे इतना पैसा भेजते रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को काट के तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो इस वक्त टीपू सुल्तान थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। तो टीपू सुल्तान जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता था वैसा वैसा किया, और इसके कारण क्या हुआ कि उसके राज्य में पैसा कम होने लगा, उसका ट्रेजरी, उसका जो खजाना था वो कम होने लगा। ये मेन रीज़न था कि वो अपने फौज को, अब उसके पास किसी राजा के पास पैसा नहीं होगा तो वो अपने फौज को कैसे चलाएगा। तो यही मेन रीज़न था कि टीपू सुल्तान का फौज कमज़ोर पड़ गया और ब्रिटेन टीपू सुल्तान को मार देता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार में। तो ये 1790 को हुआ था।
तो इसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में मद्रास ट्रीटी साइन हुआ था, सेकेंड मैसूर वॉर में मैंगलोर ट्रीटी साइन हुआ था, और थर्ड मैसूर वॉर में श्रीरंगपट्टनम का ट्रीटी साइन हुआ था थर्ड मैसूर वॉर में। और फोर्थ मैसूर वॉर तो हुआ ही नहीं क्योंकि टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये था कुछ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद हम थोड़ा और इसको कवर करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि कर्नाटका में और भी बहुत सारे सिटीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।